हेलो। हाँ जी गुप्ता जी। अरे गुप्ता जी बढ़िया काम, बिल्कुल शानदार, एकदम बहुत बढ़िया, मतलब मजा आ गया देख के। बढ़िया बढ़िया, लगे रहो ऐसे ही काम करते रहो। ठीक है सर, ठीक है। सक्सेना जी को मिला लूँ। हेलो। हाँ जी सक्सेना जी। अरे सर वो काम तो बढ़िया चल रहा है आपका, लेकिन एक थोड़ा सा दिक्कत आ रही है उसमें, उसे थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा आपको, मुझे वीडियो कॉल करना, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है ठीक है। ठीक है सक्सेना जी, अच्छा अच्छा रखता हूँ। सनी साहब, सनी साहब जी, ऐसे काम नहीं चलने का भाई साहब। ये नहीं, ये तो मतलब टारगेट ही नहीं अचीव होगा ऐसे तो। काम करना पड़ेगा सर, बैठना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगी मेहनत। ठीक है चलो, इम्प्रूवमेंट दिखाओ सर, इम्प्रूवमेंट। भाई आपको तो पता ही है कि एक काम को करने के लिए टीम वर्क कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, टीम वर्क से काम होगा, प्रॉपर तरीके से काम होगा तो एकदम एकदम काम हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही जो हमारा चैप्टर चल रहा था, कौन सा चल रहा था हमारा चैप्टर? सेल। सेल के अंदर भी तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया क्या? हमने पढ़ ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। हमने और क्या पढ़ लिया? हमने कहा उसमें साइटोप्लाज्म भी होता है, हमने कहा सेल वॉल भी होती है, हमने फिर कह दिया न्यूक्लियस भी होता है। हम कह रहे हैं कि उसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज भी होती हैं, जिनका अपना अपना काम होता है, और अपना अपना काम करते करते सेल अपना प्रॉपर काम कर पाता है। तो ये टीम वर्क है। ये क्या है? टीम वर्क है। अगर सेल को अपना काम प्रॉपर तरीके से करना है तो सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज को, सबको टीम वर्क करना पड़ेगा। और जब टीम वर्क होता है तो किसकी जरूरत होती है? एक लीडर की। तो अभी जो मैंने फोन किया, मैंने अपने टीम के मेंबर्स को क्या समझाया? किसी को मैंने कहा सर काम अच्छे से हो रहा है, ठीक है ना, किसी को कहा काम ठीक नहीं हो रहा है। तो हर किसी को अलग तरीके से पॉइंट आउट करना पड़ेगा, जिससे क्या हो सके, काम प्रॉपर तरीके से चल सके। राइट। लीडर का काम क्या होता है? काम को प्रॉपर तरीके से मैनेज कराना। तो यहाँ पे भी सेल के अंदर भी एक लीडर है, एक टीम लीडर है, ये जो सारी सेल ऑर्गेनेलीज से प्रॉपर तरीके से काम कराता है। और वो लीडर कौन है? न्यूक्लियस। कौन है वो लीडर? न्यूक्लियस। ठीक है ना। न्यूक्लियस इज लाइक द ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे हमारा ब्रेन होता है, हमारी बॉडी की सारी फंक्शनिंग कौन मेंटेन करता है? हमारा ब्रेन करता है। मैं मूवमेंट कर पा रहा हूँ, मैं बात कर पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, किसकी वजह से? ब्रेन की वजह से। ऐसे ही सेल अपने सारे फंक्शंस किसकी वजह से कर पाते हैं? न्यूक्लियस की वजह से, टीम लीडर की वजह से। ठीक है ना। तो न्यूक्लियस इज द डायरेक्टर ऑफ द सेल। राइट। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस को। तो लेट अस बिगिन। वेलकम बैक क्लास 9 टू योर यूट्यूब चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो किसका वेट कर रहे हो भाई? चलो कर देते हैं सब्सक्राइब और शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें मैं न्यूक्लियस को पढ़ने वाला हूँ। सेल के अंदर जो हमारा न्यूक्लियस है, समझ लेते हैं। मान लो ये सेल है सपोज, ठीक है। तो उसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, जो उसका सेंट्रल पार्ट हो गया, जो उसका मेन पार्ट हो गया, जो उसका डायरेक्टर हो गया, वो कौन हो गया? न्यूक्लियस हो गया। ठीक है ना। जितनी भी सेल के अंदर एक्टिविटीज हो रही है उन सबको कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है? न्यूक्लियस का काम है। दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इज नोन एज द डायरेक्टर ऑफ द सेल। अगर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को जूम कर दूं, बड़ा कर दूं, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है ना। अब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर कि न्यूक्लियस में ऐसा क्या है, न्यूक्लियस क्या क्या चीजों को कंटेन करता है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, और क्यों अगर ये बाहर निकल गया तो सेल डाई कर जाएगा, मर जाएगा, सेल की सारी एक्टिविटीज खराब हो जाएंगी। क्यों अगर हमारा ब्रेन, जैसे हमारा ब्रेन होता है, अगर हमारा ब्रेन बाहर निकल गया तो हम क्या कर जाएंगे? डाई कर जाएंगे। ऐसे ही सेल का ब्रेन कौन है? सेल का डायरेक्टर कौन है? न्यूक्लियस। ठीक है, समझ आ रही है बात? पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को जूम कर दिया गया है, यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है। इसको वन बाय वन पढ़ने की कोशिश करते हैं, स्टेप बाय स्टेप की क्या क्या चीज है। आपको दिखाई दे रही हो गई ये मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब सेल की मेम्ब्रेन क्या कहलाती थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, पढ़ा था हमने, ठीक है ना। और ऐसे ही एक न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन होती है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या कहलाएगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन इसमें देखने वाली बात क्या है
कि सेल की जो मेम्ब्रेन थी वो सिंगल मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको डबल दिखाई दे रही होगी, ये आउटर है और ये वाली इनर है। तो दो मेम्ब्रेन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसको न्यूक्लियर एनवलप भी बोला जाता है, न्यूक्लियर एनवलप, राइट। तो बात करते हैं कि पहली चीज क्या हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती थी, सेल को प्रोटेक्ट करके रखती थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसको प्रोटेक्ट करके रखेगी, न्यूक्लियस के कंटेंट को प्रोटेक्ट करके रखेगी, उसके कंटेंट को सेपरेट करेगी सेल के कंटेंट से, राइट। सिमिलरली अब बात करते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन आ गई। साथ ही साथ आपने एक चीज और नोटिस करनी है कि इसमें ना बीच में गैप्स हैं, ये दिख रहे हैं आपको गैप्स, ठीक है। हालांकि इतनी परफेक्ट शेप नहीं होती, ये तो डायग्राम है जो इतना परफेक्टली बना हुआ है, शो ऑफ करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे इनके बीच में छोटे छोटे से होल्स होते हैं, पोल्स होते हैं, जिनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोल्स। ये क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियर पोल्स। और इसी वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बोलते हैं पोरस। ये क्या कहलाती है, पोरस कहलाती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, राइट। तो अब पोर्स हैं तो इसके अंदर कुछ चीजें आ सकती हैं और कुछ चीजें बाहर भी जा सकती हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर से कोई चीजें, ये देखो ये छोटे छोटे से पोर्स होंगे इसके अंदर से कोई चीज अंदर आ भी सकती है और अंदर से बाहर जा भी सकती है और अंदर भी आ सकती है, ठीक है ना। किसके थ्रू, न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू, राइट। क्लियर है चीज। इसके बाद आपको बता दूं सर कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। इसका इतना प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है फिलहाल, ये मान के चलिए कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करने के काम आता है। ये क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है। क्या करता है, ये प्रोटीन्स बनाता है। इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें क्या रखना है कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है कौन, न्यूक्लियोलस, जो कि सेंट्रल पार्ट है किसका, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट है सेल का और न्यूक्लियोलस सेंट्रल पार्ट है किसका, न्यूक्लियस का। क्लियर है चीज। इसके बाद आपको ये जो ग्रीन सा दिख रहा है, ये सारा एक डेंस लिक्विड है। ये क्या है, डेंस लिक्विड है और इस लिक्विड को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये लिक्विड क्या कहलाता है आपका, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर लिक्विड होता है ना, क्या बोलते हैं सेल के अंदर वाले लिक्विड को, बताया था, साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड भरा है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस वाला लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल वाला लिक्विड साइटोप्लाज्म। क्लियर है चीज, ठीक है ना। तो अब आपको ये पता चल गया कि साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म के ऊपर भी एक लेक्चर होने वाला है जल्दी इसके बाद। फिलहाल हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म एक डेंस लिक्विड है जिसके अंदर ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, धागे से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे। थ्रेड जो धागा होता है ना, उसको बोलते हैं क्या, क्रोमेटीन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटीन। अब जबरदस्त बात ये है आपके लिए, सुनने लायक बात ये है कि ये क्रोमेटीन बना होता है डीएनए का। किसका, डीएनए का। इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, विच कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो किसको कंटेन करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है सर। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो वाली इंफॉर्मेशन होती है जो ट्रांसफर होती है पेरेंट से उनके बच्चों में। भाई अगर सेल को बढ़ना है, वर्च्यू ने क्या कहा था आपको अगर याद हो सेल थ्योरी, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि वर्च्यू ने कहा था कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बने हुए हैं, ठीक है ना। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से नए सेल्स कैसे बनते हैं, जब सेल डिवाइड होता है। नए सेल बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है, सेल डिवीजन कहलाता है, राइट। तो अब जब सेल डिवाइड होगा तो जो नया सेल बन रहा है उसे कैसे पता कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसे कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। भाई पेरेंट से यंग वंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, बेबी बन रहा है, लेकिन बेबी को क्या पता, बेबी वाले सेल को क्या पता कान कहाँ होगा, नाक कहाँ होगा, मुंह कहाँ होगा, ठीक है ना। प्रॉपर तरीके से शेप कैसी होगी, साइज कैसा होगा, बालों का कलर कैसा होगा,
ये सब उसको बताना पड़ेगा ना, ये सब इंफॉर्मेशन उसको ट्रांसफर करनी पड़ेगी ना। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसी को बोलते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। और ये कौन कैरी करता है? डीएनए, और डीएनए से मिलके क्या बना ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं मैंने? क्रोमेटिन। बात समझ में आ गई क्या? चलो आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है विच इज मेड अप ऑफ डीएनए विच कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो ये बात आपको समझ आती है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि डीएनए का सारा पार्ट फंक्शनल नहीं होता, डीएनए का बहुत सारा पार्ट नॉन फंक्शनल होता है, सिर्फ कुछ ही पार्ट ऐसा होता है जो फंक्शनल है, जो इंफॉर्मेशन को एक्चुअली में कैरी करता है, और उसको बोलते हैं जीन। जीन जो मैंने पहन रखी है ना, नहीं ये तो ट्राउजर है, अरे नहीं सर वो वाली जीन की बात नहीं हो रही है, ये जीन की स्पेलिंग अलग है, ये है, साफ साफ लिख देता हूँ आपके लिए, जीन, ठीक है ना। जीन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का जो फंक्शनल पार्ट है वो क्या कहला रहा है? जीन। मतलब जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो बेसिक यूनिट है ना, जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है, जो पेरेंट से यंग में ट्रांसफर होगी, जो पेरेंट से चाइल्ड में जाएगी, जो एक सेल से नए सेल में ट्रांसफर होगी, वो इंफॉर्मेशन बेसिकली उसकी यूनिट क्या है? जीन है, जो कि फंक्शनल पार्ट है डीएनए का। राइट, क्लियर है ये चीज, ठीक है ना। तो आपके सामने न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियोलस, उसके अंदर जो लिक्विड है न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बाद जो उसकी मेम्ब्रेन है डबल मेम्ब्रेन है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवलप which is porous, which contains pores called nuclear pores, which allows the transmission of substances from inside and outside of the nucleus. Clear है ये चीज? इसके बाद क्या बढ़ा कि क्या है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर, किसके अंदर? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो चीजें हैं, आप देखो ध्यान से, एक तो न्यूक्लियोलस है और एक ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन, विच इज मेड अप ऑफ डीएनए विच कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड द फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए इज नोन एज जीन। क्लियर है चीज, ठीक है ना। इसके बाद आपको एक और मेरी बात बताता हूँ कि जब सेल डिवाइड होने लगता है ना, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये कॉम्पैक्ट होने लगता है, ये कंडेंस होने लगता है, ये एक पर्टिकुलर शेप लेने लगता है और कुछ इस तरह का हो जाता है ये। ठीक है ना। तो आपको बुक्स में या आप किसी साइट पे देखोगे तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो वो बेसिकली यही है कि जब सेल डिवाइड होने का प्रोसेस शुरू होता है, देखो जब तक सेल डिवाइड नहीं हो रहा, जब तक सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, सेल नया सेल नहीं बना रहा है, तब तक आपको क्रोमेटिन मिलेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सिंपल सा आपको स्ट्रक्चर उलझे हुए धागे मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब सेल डिवीजन शुरू होता है, सेल डिवाइड होना शुरू होता है, एक सेल से नया सेल बनता है, तो उस केस में क्या हो जाता है? सेल की शेप रोड शेप लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, ठीक है। रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस क्लास, मेरी गली में कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक सब्जी वाले आ रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। फिलहाल आप मेरी बात पे फोकस कीजिए, क्या कह रहा हूं मैं कि यहाँ पे जब ये सेल डिवाइड होना शुरू होगा, ये सेल नहीं है ये न्यूक्लियस है, ये सेल जब डिवाइड होना शुरू होगा तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, वो कैसी शेप ले लेगा? रोड शेप स्ट्रक्चर ले लेगा, और उस केस में मैं उसको क्रोमेटिन ना बोल के क्रोमोसोम बोल दूंगा। वो क्या कहलाएगा? क्रोमोसोम कहलाएगा। क्लियर है ये चीज? तो ये था आपका पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा होगा क्यों मैंने बोला कि न्यूक्लियर क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल है ना। तो न्यूक्लियर ब्रेन ऑफ द सेल क्यों है? बेसिकली आप ये देखो कि सबसे जरूरी चीज जो सेल के लिए क्या है? सबसे जरूरी चीज है सेल के लिए नए सेल को बनाना, ताकि उसकी ग्रोथ होती रहे, ताकि वो इंफॉर्मेशन जो कैरी कर रहा है वो आगे चलता रहे, ठीक है। हमारा नेचर का जो रूल है ना, वो चाहता है कि जो सेल्स हैं वो आगे बढ़ते रहें। हमारा जो एक्चुअल नेचर है, धीरे धीरे आप बायो और पढ़ोगे ना, तो आप डिटेल में जब 10th में आओगे, अगर आ गए तो मैं आपको बताऊंगा उसमें
कि जो हमारा नेचर है वो इस तरह से फंक्शन करता है, हमारा जो सेल है वो इस तरह से फंक्शन करता है कि वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है ना। तो अपनी इंफॉर्मेशन जो उसने एक्वायर करी है उसको वो आगे पास ऑन करना चाहता है, तो इसलिए वो रिप्रोडक्शन करता है, यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, और यंग वंस को प्रोड्यूस करना ही उसके लिए सबसे मेन एक्टिविटी है। तो यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की नीड होती है, जो क्रोमेटिन की नीड होती है, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, और न्यूक्लियस ही वो वाला पार्ट है जो सेल की अदर ऑर्गेनेलीज की एक्टिविटीज को डिफाइन करता है। ये सारी ऑर्गेनेलीज होंगी, अलग अलग शेप होती हैं, अलग अलग काम होता है सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज का। एक एक पढ़ेंगे क्या क्या होती है, उनका फंक्शन पढ़ेंगे, उनका नाम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ना है वो सब। फिलहाल इन सब का फंक्शन मेंटेन करने वाला लीडर कौन है? न्यूक्लियस है। समझ आ गई बात, ठीक है ना। तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज मिलती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। आपको एक और चीज बताता हूँ क्लास, कि कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें ना न्यूक्लियस के पास ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर नहीं होती। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, अगर मैं इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटा दूं, तो क्या आपको पता चलेगा कि न्यूक्लियस कहाँ है? क्या कोई आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा? इतना अच्छा सा न्यूक्लियस मिलेगा जो ये बना हुआ है बोर्ड पे? नहीं मिलेगा ना। तो ऐसा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में जिसके पास एक वेल डिफाइंड शेप नहीं होती, क्योंकि उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और ऐसे न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहलाता है ऐसा न्यूक्लियस? न्यूक्लियोइड कहलाता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे देखो ये न्यूक्लियोइड नाम है न्यूक्लियस का जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोइड होता है, उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। वो क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोट्स। देखो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस। प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराना, जिसके अंदर बॉडी में ज्यादा चेंजेस नहीं आए हों। जैसे हमारा जो पहला एंशिएंट टाइम हुआ करता था, जो बहुत पुराना टाइम है, उस टाइम पे सेल इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता था, सिंपल सा स्ट्रक्चर होता था। तो जिसके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं आते टाइम के साथ, जो पुराना स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं प्रिमिटिव, ठीक है ना। टाइम के साथ साथ ही बदलाव होते हैं। इवोल्यूशन वाले चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे 10th क्लास के अंदर। फिलहाल मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जिसके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं आए वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो पुरानी तरीके से है, उसका स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड नहीं है, तो उनको बोल दिया, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोल दिया प्रोकैरियोट्स। ये ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे? प्रोकैरियोट्स। कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स कहलाएंगे? जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं होगी। क्लियर है चीज? इसके बाद जिनके पास होगा, जिसके पास ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, उसको बोल देंगे यूकैरियोट्स। क्या कहलाएंगे? यूकैरियोट्स। यू मतलब ट्रू, कैरियोट्स ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस मतलब कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आपको पता चल रहा है कि हाँ ये न्यूक्लियस की पोजीशन है, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा है? यूकैरियोट मतलब ट्रू न्यूक्लियस, राइट। तो आपको पता चल गया कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस को डायरेक्टर ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमेटिन जिसको बोलते हैं, विच keeps on changing its shape during the division of the cell and form a rod shaped structure called chromosomes, right। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ लिया that gene is the functional part of DNA। DNA का सारा पार्ट फंक्शनल नहीं होता है, जो फंक्शनल पार्ट है सिर्फ उसी को ही क्या बोलते हैं? जीन। तो जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ कैरिंग द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, दैट मींस जेनेटिक इंफॉर्मेशन, राइट। सो ये हमारे पास न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया। तो इसके ऑर्गेनिज्म के पास ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती अच्छे से, उनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। जिनके पास होती है उनको बोलते हैं यूकैरियोट्स। तो आज का लेक्चर इसी बात पे खत्म हो रहा है। वीडियो आपको पसंद आई होगी जरूर, आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है ना। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।